गाइस एक पेटिशन सामने आई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें बताया जा रहा है कि मदरसास वेदिक स्कूल्स को आरटीई में शामिल किया जाए, राइट टू एजुकेशन में शामिल किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 की धाराओं को चुनौती देने वाली याचिका में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इंटरवीन नहीं करेगी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 पर, कि कुछ सेक्शंस हैं उस पर इंटरवीन नहीं करेगी। इस अधिनियम में वैदिक पाठशालाओं, मदरसों और धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। तो राइट टू एजुकेशन में एग्जेम्प्ट किया है, एक्सक्लूड किया है वैदिक पाठशाला को, मदरसास को और इंस्टीट्यूशंस को जो कि रिलीजियस एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है और अदालत के अनुसार जो ये ऐसे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है जो रिलीजियस शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, रिलीजियस एजुकेशन जो प्रोवाइड कराते हैं, जो मदरसाज हैं, जो वैदिक पाठशाला हैं, इनको विशेष रूप से अगस्त 2012 के संशोधन द्वारा 2009 के अधिनियम में शामिल नहीं किया गया है। तो 2012 में एक अमेंडमेंट लाया गया था जिसके तहत सामने ये नजर आया कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर इन सब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को शामिल नहीं किया जाएगा। और इस कानून के लागू होने के पिछले एक दशक में कभी भी कोई विवाद नहीं हुआ। तो जब से ये कानून इस प्रकार का लागू हुआ था तब से लगभग 10 साल से ज्यादा का टाइम पीरियड जो है वो हो चुका है, कोई भी ऐसा विवाद सामने नहीं आया जो कि अभी सामने आ रहा है। याचिकर्ता के अनुसार जो पेटिशनर है उन्होंने कहा कि बच्चे के अधिकार को केवल मुफ्त शिक्षा तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि बच्चे की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, यानी कि जो उसका जो बैकग्राउंड हम लोग को देखने को मिलता है, कल्चरल, इकोनॉमिक और सोशल बैकग्राउंड जो है उसका, उसके आधार पर भेदभाव के बिना समान गुणवत्ता वाली शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो पेटिशनर का ये कहना है कि जो ये सब जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, क्योंकि ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो वैदिक पाठशाला की बात कर लो, मदरसास की बात कर लो या कोई पर्टिकुलर जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की अगर हम लोग बात करें, जो कि एक स्पेसिफिक एक कम्युनिटी को ही जो है वो एंट्रेंस प्रोवाइड कराता है, एक कम्युनिटी के लिए ही सिर्फ ओपन होता है। तो पेटिशनर का कहना है कि ऐसा मत करो, सभी के लिए अब स्कूल्स को जो है वो ओपन करो, सभी को जो है वो मौका दो कि वो किसी भी स्कूल में जाकर जो है वो पढ़ सकते हैं, राइट। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इससे पीछे हट गए और जैसा मैंने आपको हमेशा बताया हुआ है कि जब भी रिलीजन से रिलेटेड कोई मामला आता है तो ट्राई किया करो उसको अवॉइड करने की, राइट, क्योंकि उसमें अगर आप इंटरफियर करोगे, इंटरवीन करोगे तो फिर कॉन्फ्लिक्ट होंगे ही होंगे। तो ट्राई किया करो उसको अवॉइड करें। तो अभी ऐसे जो इश्यूज हैं, ऐसे जो मुद्दे हैं, तो हो सकता है कि शायद आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाए इस टाइप से कि क्या ये सही है या गलत है। तो आपको तो सिर्फ एक ही चीज चिपकानी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इस चीज में इंटरवीन करने से मना कर दिया। तो आपको फैक्ट्स देना है, आपको अपने ओपिनियन को नहीं देना। ये मैं कई बार, हजार बार जो है आप लोग से बोल चुका हूँ। तो इस चीज को याद रखना, जब भी रिलीजन से रिलेटेड मुद्दा आता है, कॉन्स्टिट्यूशन की बातें चिपकाओ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट चिपकाओ, उसके अलावा अपने ओपिनियन मत चिपकाओ। क्योंकि अगर आप अपने ओपिनियन चिपकाओगे तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू समटाइम्स, क्योंकि सामने वाले को अगर आपकी ओपिनियन पसंद नहीं है तो दिक्कत हो सकती है, राइट। तो सेफ साइड रहो हमेशा। क्लियर यहां तक बात है? तो आगे की बात हम लोग करते हैं। इसलिए अदालत द्वारा 2009 के अधिनियम की धारा 1 सेक्शन 1 क्लॉज 4 और सेक्शन 1 क्लॉज 5 को मनमाना और तर्कहीन घोषित किया जाना चाहिए। तो ये पेटिशनर ने जो है वो डिमांड करी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 जो है उसके सेक्शन 1 क्लॉज 4 और क्लॉज 5 को जो है वो आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो डिक्लेयर करो, क्योंकि ये आर्बिट्ररी है और इरेशनल है, राइट। तो 2009 के अधिनियम की धारा 1 4 और 1 5 की अगर बात करें, सेक्शन 1 क्लॉज 4 और सेक्शन 1 क्लॉज 5 की बात करें 2009 एक्ट की, तो इसमें क्या कहा गया है? तो सबसे पहले सेक्शन 1 क्लॉज 5 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि इस अधिनियम में निहित प्रावधान मदरसों, वैदिक पाठशालाओं और प्राथमिक रूप से धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाले शैक्षणिक संस्थानों पर लागू नहीं होंगे। मतलब क्लियरली सेक्शन 1 क्लॉज 5 जो है वो एग्जेम्प्ट करता है मदरसाज, वैदिक पाठशालाज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को इम्पार्ट करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, कि वो राइट टू एजुकेशन इन सब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो पहली चीज तो ये हो गई कि ये सब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो एग्जेम्प्टेड है। अब धारा 1 4 सेक्शन 1 क्लॉज 4 जो है वो क्या कहता है
कि संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 29 और 30 है, इसके जो प्रोविजन है, प्रावधान है, इसके अधीन इस अधिनियम के प्रावधान बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार प्रदान करने पर लागू होंगे। तो ये जो प्रोविजन हम लोग को जो देखने को मिलते हैं, उसके अकॉर्डिंग बताया जाता है कि जो बच्चे जो हैं उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करनी है, राइट? आर्टिकल 29 और 30 के प्रोविजन के तहत। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। बट सवाल ये उठता है कि संविधान का आर्टिकल 29 और 30 जो है वो है क्या? तो ये भी आपको समझना जरूरी है। ये अगर समझोगे तब जाकर आपको चीजें समझ में आएंगी। तो ये बेसिकली अधिकारों की बात करता है माइनॉरिटीज के और माइनॉरिटी रन इंस्टीट्यूशंस के। और एक चीज आपको ऑलरेडी क्लियर होगी गाइस कि जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, तो वहां पर जो जो दूसरे कम्युनिटी से जो लोग बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए डोर जो होते हैं वो क्लोज रहता है। एंट्री जो होती है वो दूसरे, इवन उनके स्टाफ्स की भी अगर हम बात करें कि उस माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का जो स्टाफ होता है, टीचिंग और कई केसेस में नॉन टीचिंग स्टाफ भी, तो इससे रिलेटेड पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, पूरा जो उनका प्रशासन जो होता है, वो इंडिपेंडेंटली जो है वो इनके द्वारा लिया जाता है। इसमें उनके जो रिक्रूटमेंट्स वगैरह भी कई बार हम लोग को देखने को मिलते हैं, वो उसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से ही नजर आते हैं, मेनली केसेस पर। बट यस, कई बार जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक ने जो है वो उस चीज के बारे में मेंशन किया है कि इसके कारण जो है वो अफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए मेरिट को, यानी कि मेरिट पर अफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, एजुकेशन की क्वालिटी पर अफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, राइट? तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आर्टिकल 30 क्लॉज 1 के बारे में भी। तो अनुच्छेद 30(1) जो है वो भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है, रिकॉग्नाइज करता है लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी को, लेकिन इसमें नस्ल, जातीयता पर आधारित अल्पसंख्यकों को मान्यता नहीं दी गई है। तो जो भी माइनॉरिटीज है, रेस और एथनिसिटी के आधार पर उनको जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, सिर्फ रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को ही रिकॉग्नाइज किया जाता है। सो आर्टिकल 30 क्लॉज 1 जो है, इसके अंदर धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के शैक्षिक स्थान की स्थापना और प्रशासन के अधिकार को मान्यता दी गई है। जैसा मैंने आपको बताया कि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, तो इनको एडमिनिस्टर करना है, इसको एस्टैब्लिश करने की पावर जो है वो प्रोवाइड की गई है और मान्यता जो है वो दी गई, रिकॉग्नाइज किया गया है कि किस प्रकार से इनका एडमिनिस्ट्रेशन होगा, इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का कैसे ये एस्टैब्लिश होंगे। और जो ये आर्टिकल 30 क्लॉज 1 जो है, ये विशिष्ट संस्कृति के संरक्षण में शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका को मान्यता देता है। तो ये क्या किस चीज पर फोकस करता है? एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के जो कल्चर हैं उनको प्रिजर्व करने पर फोकस करता है। और एक कम्युनिटी और कोई भी कम्युनिटी आप देख लीजिए, यानी कि समाज के अंदर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, वो एक बेस का काम करते हैं, एक फाउंडेशन का काम करते हैं, एक आधार का काम करते हैं, राइट? तो ये उसी चीज पर, और ये आधार किस चीज के आधार का काम करते हैं? कल्चर को प्रिजर्व करने के आधार का काम करते हैं। इसलिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की भूमिका जो हम लोग को देखने को मिलती है कि जो भूमिका जो है वो क्या है? प्रिजर्व करने की, डिस्टिंक्ट कल्चर को, विशिष्ट संस्कृति को संरक्षित करने की, प्रिजर्व करने की, इनकी जो भूमिका है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की, उसको ये मान्यता देता है आर्टिकल 30 क्लॉज 1। तो ये बहुत डिटेल में हमने इसके बारे में कवर किया, याद रखिएगा इस चीज के बारे में। बहुसंख्यक समुदाय द्वारा भी शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन किया जा सकता है, लेकिन इनके लिए अनुच्छेद 30 1(a) के तहत विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। तो मेजॉरिटी कम्युनिटी भी एस्टैब्लिश कर सकती है, एडमिनिस्टर कर सकती है अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, बट उनको स्पेशल राइट जो है वो नहीं मिलते हैं, जो कि आर्टिकल 30 क्लॉज 1(a) के तहत हम लोग को देखने को मिलते हैं, क्योंकि इस आर्टिकल के अंदर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और माइनॉरिटी कम्युनिटी को स्पेशल राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अब हम लोग बात करें जो स्पेशल राइट्स हैं, जो रिलीजियस माइनॉरिटी एजुकेशन एंजॉय करती है, जो विशेष अधिकार इनको प्राप्त हैं धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थानों को, तो आर्टिकल 30 क्लॉज 1(a) जो हम लोग को देखने को मिलता है, इसके इसके तहत अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान जो है, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है, इनको शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, मौलिक अधिकार के रूप में प्राप्त है, फंडामेंटल राइट के तौर पर प्राप्त है। तो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंजॉय करती है राइट टू एजुकेशन को एज अ फंडामेंटल राइट के तौर पर। यदि किसी कारणवश किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान की परिसंपत्तियों को राज्य द्वारा अधिकरण किया जाता है, तो ये वाला पॉइंट हमने पहले भी कई बार आर्टिकल्स में डिस्कस किया है कि जैसे कि कोई माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, यानी कि कोई ऐसा
आप कह सकते हो कि स्कूल या ऐसी ऐसा इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो कि माइनॉरिटी का है और जिसको रिकॉग्नाइज किया गया एज अ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो उस इंस्टीट्यूशन को अगर सरकार अपने कंट्रोल में लेती है या उस प्रॉपर्टी को अपने कंट्रोल में लेती है, तो सरकार को क्या करना पड़ेगा? किसी और जगह पर उस इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश करके देना पड़ेगा या मुआवजा देना पड़ेगा, कंपनसेशन प्रोवाइड कराना पड़ेगा। और आर्टिकल 15 क्लॉज 5 के तहत अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों यानी कि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आरक्षण संबंधी प्रावधान लागू नहीं होते हैं। तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखना। क्वेश्चन ये बनेगा, क्या माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर रिजर्वेशन लागू होता है? तो आपको याद रखना है, लागू नहीं होता है। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत और अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है, इनको समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित 25% नामांकन के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रवेश देने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि जनरली हम लोग देखते हैं कि जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो उनको अपने पास जो है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए 25% कोटा रिजर्व करके रखना पड़ता है हर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, अपार्ट फ्रॉम माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। बट यहां पर नहीं रखना पड़ता। माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मतलब कुल मिलाकर एक बात यही है जो पिटिशनर ने रेज करी है कि राइट टू एजुकेशन के अंडर ये सभी इंस्टीट्यूशन को लाया जाए जिससे कि सभी मतलब एक समान हो, यानी कि कॉमन हो। जितने भी हमारी कंट्री के अंदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो कॉमन हो। बट ऑब्वियस ही बात है, यू गाइस आल्सो नो कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर अलग अलग धर्म के अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। सेक्युलर हमारी कंट्री है, प्लस हम लोग को जो माइनॉरिटी जो कम्युनिटीज है उनको प्रिजर्व भी करना है, उनको प्रोटेक्ट भी करना है, उनके कल्चर्स को, उनके ट्रेडिशंस को। तो इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल कि उनके लिए एक सेपरेट मतलब उनके लिए कॉमन, सभी के लिए कॉमन हो, क्योंकि अगर कॉमन हो जाएगा तो क्वाइट पॉसिबल कि जो माइनॉरिटीज जो है वो और जो है वो सप्रेस हो सकेंगी और उनके लिए प्रॉब्लम जो है वो बढ़ सकेगी। राइट, तो उनको प्रोटेक्ट करने के पर्पस के लिए ही तो ये स्पेशल राइट्स उनको दिया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से पेटिशनर इस बात को शायद ना समझे हो, उनको लगा होगा कि हम अभी अब जो है वो डेवलप हो चुके हैं, हमें इस प्रकार के इंस्टीट्यूशन की आवश्यकता नहीं, बट ऐसा नहीं है। आज की डेट में आप देख ही रहे हैं कि रिलीजन के आधार पर भी लोग जो है वो लड़ने कटने को तैयार हो जाते हैं। हिजाब का मामला भी आपने देखा, ट्रिपल तलाक का आपने मामला देखा, न जाने कितने मामले हम लोग को इस प्रकार के लगातार देखने को मिल रहे हैं। राइट, तो अभी वो टाइम नहीं है कि हम जो है वो इस चीज के बारे में सोचे। और यहाँ पर बात जो है वो बेसिकली एक कम्युनिटी के कल्चर को प्रोटेक्ट करने की, इस चीज को आपको हाईलाइट करना है, रेदर देन रिलीजियस इशू, रेदर देन एनी अदर इशू। आपको ये चीज मेंशन करनी है कि ये जो पॉइंट है ये किस चीज का पॉइंट है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के कल्चर को प्रिजर्व करने का पॉइंट है। एंड कल्चर वाइज तो आप जानते हैं कि हम पूरे दुनिया भर में फेमस है, पूरे दुनिया भर में जाने जाते हैं हमारे ट्रेडिशन के लिए, हमारे कल्चर के लिए, कि हमारे पास डिस्टिंक्ट अलग अलग प्रकार के कल्चर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो उन्हें प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना स्टेट की जिम्मेदारी है। राइट, और सेंट स्टीफन वर्सेस दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक केस 1992 का सामने आया था। तो इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के पास 50% सीट जो है वो रिजर्व होनी चाहिए माइनॉरिटीज के लिए। तो ये चीज उन्होंने मेंशन करी थी। और टीएमए पाई एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक एंड अदर्स का 2002 का मामला सामने आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों में यानी कि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में निष्पक्षता, पारदर्शिता और योग्यता आधारित एक अलग प्रवेश प्रक्रिया हो सकती है। मतलब कहा गया कि आप जो है वो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को कहा कि वो सेपरेट एडमिशन प्रोसेस जो है वो अपनी एस्टैब्लिश कर सकते हैं, बट वो फेयर, ट्रांसपेरेंट और मेरिट बेस्ड होनी चाहिए। ये संस्थान अपनी शुल्क संरचना मतलब फी स्ट्रक्चर भी अलग से निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन इसमें कैपिटेशन शुल्क जो है वो शामिल नहीं होना चाहिए। कैपिटेशन फीस जो है वो कौन सी फीस होती है? तो ये एक प्रकार से इसको इलीगल ट्रांजैक्शन कहा जाता है। कई बार कोई ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो कुछ एक्स्ट्रा फीस जो है वो चार्ज करते हैं, जो रेगुलेटरी नॉर्म्स जो अप्रूव किया जाता है, तो उससे ऊपर एक्स्ट्रा सर्विस जो है वो ब्रांड के तौर पर चार्ज करते हैं, तो उसको कैपिटेशन फी कहा जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि जो बड़े-बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं उनकी फीस बहुत ज़्यादा होती है। इसमें आप अक्सर नोट करना कि कैपिटेशन फीस जो है होती है वो अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बताते हैं, रेदर देन अदर सर्विसेज जो वो प्रोवाइड करा रहे हैं। राइट? ये चीज़ समझ में आई? तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। और ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। इसमें आर्टिकल 30, आर्टिकल 29 ये जो आर्टिकल्स हैं, तो इनके बारे में आपको एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए। राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में आपको ऑलरेडी पता ही है, बट स्पेशली इसमें जो ज़िक्र किया गया कि जो अ,
ये वैदिक स्कूल्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं और मदरसास देखने को मिलते हैं और दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो स्कूल्स हम लोग को देखने को मिलते हैं रिलीजन के आधार पर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस को जो है वो एग्जेम्प्ट किया गया है, एक्सक्लूड किया गया है आरटीई से। तो ये वाला पॉइंट भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। क्लियर है यहाँ तक बातें?